नमस्कार दोस्तों। मिस्टर एंड मिसेज अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए नई नई डरावनी कहानियां लाते रहते हैं और इन कहानियों को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई कहानी मिस ना हो जाए। दोस्तों, कोरोना काल सारी दुनिया के लिए एक आपदा बनकर टूटा था। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया और कियों ने अपने अच्छे खासे व्यापार को। हमारी आज की कहानी लॉकडाउन के बाद सब कुछ खो चुके एक परिवार के बारे में है, जो व्यापार में सब कुछ खो जाने के बाद अपने पुश्तैनी गांव में वापस आते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहुत कुछ अभी भी खोने को बाकी है। शिंदे परिवार 2 पीढ़ियों से मुंबई में रह रहा था। अच्छा खासा जमा जमाया व्यापार था। मूल रूप से शिंदे परिवार नासिक के पास एक गांव से था, लेकिन कई सालों पहले प्रकाश शिंदे अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे और उस दिन के बाद उन्होंने गांव का रुख नहीं किया। समय बीतता गया और प्रकाश जी के 2 बच्चे विजय और नीलम बड़े हो रहे थे और उन्होंने कई बार गांव जाने की जिद की, लेकिन प्रकाश जी टाल गए। विजय का विवाह रेखा से हो गया और उसकी 2 बेटियां रिया और मिनी थी। प्रकाश जी अब इस दुनिया से चले गए थे और विजय ही सब कारोबार संभालता था। उनका एक छोटा सुखी परिवार था। तभी अचानक कोरोना महामारी का प्रकोप इस दुनिया पर छा गया और सब व्यापार ठप्प पड़ गए। लॉकडाउन के बाद जब व्यापार फिर से शुरू हुआ तो उनके लिए तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। लॉकडाउन के दौरान जो घर की सेविंग्स थी वो भी खत्म होने को आई थी और वहीं दूसरी ओर विजय का सारा व्यापार क्रेडिट पर ही चलता था और लॉकडाउन के बाद सभी देनदार बकाया देने में असमर्थ थे। थक हार कर विजय को व्यापार बंद करना पड़ा। तभी विजय को याद आया, उनके गांव में उनकी काफी जमीनें हैं और वो पढ़ा लिखा है, तो क्यों ना गांव जाकर की एक नई शुरुआत की जाए। उसने अपनी पत्नी रेखा और बहन नीलम से बात की। उन्हें मुंबई जैसे शहर को छोड़कर किसी सुदूर गांव जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए उन्होंने भी हामी भर दी। विजय का विचार था कि गांव जाकर बचे हुए पैसों में से कुछ से वो पुश्तैनी घर की मरम्मत कर लेगा ताकि वो घर रहने के लायक हो जाए और कुछ पैसों से वो आधुनिक खेती के लिए उपकरण और बीज खरीद लेगा। रिया अब 12 साल की और मिनी 6 साल की हो गई थी और उनके लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढना भी एक चुनौती थी, लेकिन इसका जिम्मा रेखा और नीलम ने उठा लिया। सब कुछ बेचकर कुछ दिनों के बाद शिंदे परिवार उनके पैतृक गांव काशीपुर के लिए रवाना हो गया। काशीपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। काशीपुर की उस सुनसान सड़क पर जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था, शिंदे परिवार एक बड़े से घर, जिसे वाड़ा कहते हैं, के बाहर अपनी पुरानी मारुति कार से उतरा। विजय ने बाड़े के बड़े से लोहे के दरवाजे को धक्का दिया, जो एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें सड़ांध की गंध थी। बाड़े की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। छत से मकड़ियां लटक रही थीं और हर कोने से एक अजीब सी सिसकारी की आवाज आ रही थी। रेखा ने मिनी का हाथ पकड़ा और डरते हुए कहा, विजय, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या हमने यहां आकर कोई गलती कर दी है क्या? यहां तो हवा में भी मौत की गंध है। विजय ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रेखा, यह हमारा पैतृक घर है। पापा, अगर जिंदा होते तो वो भी यही चाहते हम यहां आए, और वैसे भी शहर में अब कुछ भी नहीं बचा। हम यहां एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नीलम भी तो हमारे साथ है, सब ठीक होगा। नीलम, जो एक स्कूल टीचर थी, ने हवेली को देखते हुए कहा, भैया, यह जगह तो किसी डरावनी फिल्म की तरह लग रही है। बच्चों को यहां अकेले मत छोड़ना। विजय ने लाख समझना चाहा, लेकिन रेखा का दिल धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि बाड़े की टूटी खिड़कियों से कोई उन्हें देख रहा है। असल में यह वाड़ा विजय के दादाजी रघुनाथ शिंदे का था, जो एक जाने माने जमींदार और तांत्रिक थे। रघुनाथ शिंदे ने अपनी पूरी जिंदगी गांव वालों की मदद में लगा दी थी, लेकिन किसी वजह से विजय के पिताजी मुंबई शिफ्ट हो गए थे। रघुनाथ जी के मरने और प्रकाश जी की मुंबई जाने के बाद वाड़ा सालों से खाली पड़ी था और गांव वाले इसे मनहूस वाड़ा कहने लगे हैं। बाड़े के चारों ओर घना जंगल है और पास में एक प्राचीन कुआं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इस सब के बारे में विजय को कुछ पता नहीं था।
घर में 12-13 कमरे थे, लेकिन नीलम और रेखा एक दो कमरों की सफाई करने लगती है ताकि रात को परिवार वहीं सो जाए। सभी लोग थक चुके थे और कुछ खाने पीने का सामान वो अपने साथ लाए थे। वही खाकर वो सो गए। पहली रात ठीक से बीत गई। अगले दिन सुबह विजय घर का जायजा लेता है। वाड्डा बहुत बड़ा था, तो विजय फैसला लेता है कि सिर्फ 4 कमरे और कुछ हिस्से की ही मरम्मत कराएगा। नीलम और रेखा घर के कामकाज में व्यस्त थीं। रिया और मिनी बाहर एक बड़े से आंगन में खेलने लगती हैं। नीलम एक कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे कमरे के एक कोने में एक पुराना ताबीज मिलता है जो एक काले धागे में बंधा हुआ है। वह उसे उठाकर विजय को दिखाने जाती है। नीलम बोली, भैया यह क्या है? कितना पुराना और भारी लग रहा है। विजय ने कहा, अरे यह तो दादाजी का ताबीज है। उन्होंने कहा था कि यह हमारे परिवार की रक्षा करता है, इसे संभाल कर रखो नीलम। लेकिन मिनी जो पास में खेल रही थी ताबीज को छूने की कोशिश करती है और गलती से वह जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अचानक हवा तेज हो जाती है और हवेली के अंदर से एक ठंडी सिसकारी की आवाज आती है। रेखा डर जाती है और चिल्लाती है, विजय यह क्या था? मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं, हमें यहां से जाना चाहिए। नीलम बोली, रेखा भाभी शांत हो जाओ, शायद यह हवा की आवाज थी। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगर हम बात बात पर ऐसे ही डरते रहेंगे तो यहां रहेंगे कैसे? विजय भी रेखा को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी कुछ अजीब सा लगता है। तभी रिया चीखती है, पापा वहां देखो, वो पेड़ वो हिल रहा है। सब लोग आंगन में एक प्राचीन बरगद के पेड़ की ओर देखते हैं जो बिना हवा के हिल रहा है। पेड़ की डालियों से एक काली परछाई नीचे उतरती है और गायब हो जाती है। सभी ये देखकर डर जाते हैं, लेकिन विजय सभी को शांत रहने को बोलता है। हम जल्दी ही इस घर के शुद्धिकरण के लिए हवन करा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वाड़ा काफी समय से बंद था, तो हो सकता है कि कुछ नकारात्मक शक्तियां यहां रह रही हों। विजय अब और भी सतर्क हो गया। उसे पता था कि उसके दादा एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, तो हो सकता है कि उनके कारण घर में कोई नकारात्मक शक्ति अभी भी वास कर रही हो। विजय घर के सभी कमरों की जांच करने लगा तो उसे जमीन पर एक गुप्त दरवाजा मिला जो शायद एक तहखाने का था। विजय ने दरवाजा खोला और सीढ़ियां उतरने लगा। तहखाना अंधेरा और ठंडा है और वहां से सीलन की गंध आ रही है। दीवारों पर खून के धब्बे हैं और एक कोने में एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी है जो एक पिशाच की है। वहीं कोने में एक टेबल पर विजय को अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि रघुनाथ शिंदे ने 60 साल पहले एक पिशाच, जिसे कालदंत कहा जाता था, को हराने के लिए एक अनुष्ठान किया था। कालदंत गांव के लोगों का खून पीता था। उसकी त्वचा सड़ चुकी थी, आंखें लाल चमकती थीं और उसके मुंह से हमेशा खून टपकता रहता था। रघुनाथ जी ने एक तांत्रिक अनुष्ठान के जरिए कालदंत को उस ताबीज में कैद कर दिया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक मासूम लड़की की बलि दी थी जो गांव की थी। इस बात का दुख उन्हें मरते दम तक रहा। विजय ने डायरी के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने इसे लिखते वक्त बहुत दर्द सहे हों। एक पन्ने पर लिखा था, मैंने कालदंत को ताबीज में कैद कर दिया, लेकिन उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। वह हमेशा शिंदे खानदान के खून की तलाश में रहेगा। मैंने एक भयानक गलती की। मैंने उस लड़की की बलि दी जिसका नाम काजल था। उसकी मां ने मुझे श्राप दिया कि मेरा परिवार कभी चैन से नहीं रहेगा और भविष्य में अगर शिंदे परिवार की कोई लड़की इस ताबीज को तोड़ देती है तो कालदंत आजाद हो जाएगा और कोई नहीं बचेगा। विजय का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डायरी बंद की और रेखा को बुलाया। रेखा, यह ताबीज, यह कोई साधारण चीज नहीं थी। हमारे दादाजी ने एक मासूम की बलि दी थी जिसका श्राप हमारे खानदान पर है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। रेखा ने कांपते हुए कहा, विजय, अब बहुत देर हो चुकी है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है और रात का अंधेरा चारों ओर फैल गया है। हम कहां जाएंगे? नीलम ने डरते हुए कहा, भैया, मुझे लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें यह ताबीज नहीं तोड़ना चाहिए था। विजय घर के बाहर देखता है। जोरों की बारिश हो रही थी और हर जगह पानी भर गया था।
विजय फैसला करता है, आज की रात सभी एक कमरे में ही सोएंगे और सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। रात को जब परिवार सोने की कोशिश करता है तो रेखा एक ठंडी सांस अपने गले पर महसूस होती है। वह डर के मारे चीख पड़ती है। विजय झट से लाइट जलाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रेखा कांपते हुए कहती है, विजय, मैंने कुछ महसूस किया, जैसे कोई मेरे गले को छू रहा था। उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि मेरी रूह कांप गई। विजय उसे गले लगाकर शांत करता है, लेकिन तभी खिड़की पर एक जोरदार खटका सुनाई देता है। विजय खिड़की की ओर देखता है और उसे एक परछाई दिखती है। एक लंबा पतला प्राणी जिसकी त्वचा सड़ चुकी है और आंखें लाल चमक रही हैं। उसका मुंह खुला है और उससे खून टपक रहा है। विजय डर के मारे चिल्लाता है, रेखा, ये इंसान नहीं है, ये तो दादाजी की डायरी में बताया गया पिशाच है। रेखा और विजय बच्चों और नीलम को लेकर कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन पिशाच की परछाई हर खिड़की पर दिखाई देती है। वह खिड़कियों पर अपने नाखूनों से खरोंचने की आवाज करता है, एक ऐसी आवाज जो हड्डियां जमा दे। रिया डर के मारे रोने लगती है, पापा, वो मुझे देख रहा है, उसकी आंखें, वो मुझे खा जाएगा। तभी बाहर एक दिल दहला देने वाली आवाज आती है, मिनी, मेरे पास आ, तूने मुझे आजाद किया है, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। और एक भयानक हंसी उनके कमरे के बाहर गूंजने लगती है। मिनी अपनी मां की गोद में सिकुड़ जाती है और कांपते हुए कहती है, मम्मी, मुझे डर लग रहा है, वो मुझे बुला रहा है। नीलम ने डरते हुए कहा, भैया, हमें यहां से भागना होगा, ये चीज जो भी है वो हमें नहीं छोड़ेगी। तभी भारी कदमों के साथ एक साया कमरे के बाहर आया और वही एक भयानक आकृति दिखाई दी। पिशाच की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे दो जलते हुए कोयले। उसकी सड़ी हुई त्वचा से एक बदबू आ रही थी जो घर के हर कोने में फैल गई। उसने खिड़की पर अपने नाखून मारे और एक डरावनी सिसकारी भरी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने गले में कांच डालकर बोलने की कोशिश की हो, शिंदे, मैं आया हूं, तुम्हारा खून मेरा है। उसकी आवाज सुनकर रेखा की चीख निकल गई। विजय ने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, कोई नहीं आएगा यहां, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी कमरे की छत से एक डरावनी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज रेंग रही हो। विजय ने ऊपर देखा। अब उस छत पर पिशाच एक छिपकली की तरह चिपका हुआ था, जो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। साए की लंबी भुजाएं थीं और उसकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि वो जमीन तक पहुंच रही थीं। विजय ने हिम्मत करके एक लालटेन जलाई और साए की ओर बढ़ा, लेकिन साया गायब हो गया। तभी मिनी ने चीखते हुए कहा, पापा, वो मेरे बिस्तर के नीचे है, वो मुझे पकड़ रहा है। विजय ने मिनी के बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे बिस्तर के नीचे से एक ठंडा हाथ अपनी टांग पर महसूस हुआ। वह चीखते हुए पीछे हटा और उसकी टांग पर खून के निशान बन गए, जैसे किसी ने काटा हो। नीलम ने जल्दी से अपने बैग से भगवान गणेश की एक तस्वीर निकाली और आगे कर दी। प्रेत चीखता हुआ वहां से चला गया। परिवार ने वहीं कोने में एक साथ रात बिताई। अगली सुबह विजय और नीलम गांव में मदद मांगने जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात मालती चाची से होती है, जो एक बूढ़ी औरत है और गांव की सबसे पुरानी निवासी है। मालती चाची की आंखें धंसी हुई हैं और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है। विजय मालती चाची से अपना परिचय कराता है। वह विजय के बारे में जानकर डर जाती है और कहती है, विजय बेटा, तू उस हवेली में क्यों गया? वहां तो कालदंत रहता है। तेरे दादाजी ने उसे कैद किया था, लेकिन वो पिशाच कभी मरता नहीं। वो खून का प्यासा है और अब वो तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेगा। विजय बोला, मालती चाची, क्या करें अब? वो रात को हमारे घर के अंदर था। मेरी बेटी मिनी को वो बुला रहा था। मालती चाची बोली, बेटा, कालदंत को रघुनाथ ने कैद किया था, लेकिन उसने एक भयानक गलती की। उसने काजल नाम की एक मासूम लड़की की बलि दी थी। काजल की मां शांति देवी भी एक तांत्रिक थी। उसने रघुनाथ को श्राप दिया कि उसका परिवार कभी चैन से नहीं रहेगा। कालदंत को रोकने का एक ही रास्ता है, तुम्हें पंडित रामदास को बुलाना होगा। वो एक तांत्रिक है
और उसे पिशाचों से निपटने का अनुभव है। लेकिन सावधान रहना, कालदंत बहुत चालाक है। वो तुम्हारे डर को सूंघ लेता है। विजय और नीलम पंडित रामदास को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें बताते हैं कि रामदास कई साल पहले गायब हो गया था, जब उसने कालदंत से लड़ने की कोशिश की थी। मालती चाची उन्हें एक पुरानी किताब देती है, जिसमें कालदंत को रोकने का एक अनुष्ठान लिखा है। लेकिन अनुष्ठान में एक शर्त है, परिवार के किसी एक सदस्य की बलि देनी होगी। विजय बलि की बात सुनकर कांप गया और बोला, नहीं मालती चाची, मैं किसी की बलि नहीं दे सकता। ये सभी मेरा परिवार है। मालती चाची उन्हें काजल की मां शांति देवी के बारे में भी बताती है, जो अब गांव के बाहर एक जंगल में रहती है। मालती चाची ने कहा, तब तो एक ही तरीका है। शांति देवी अब जिंदा है, लेकिन वो एक डायन बन चुकी है। वो जंगल में रहती है और उसे देखने वाला कोई वापस नहीं आता। लेकिन अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो शांति देवी ही है। इस पर नीलम ने कहा, वो तो खुद डायन है, वो हमारी मदद क्यों करेगी अगर उसने हमें भी मार डाला? मालती चाची बोली, शांति इस डायन की योनि से मुक्त होना चाहती है और शिंदे परिवार का ही कोई जन उसे मुक्त कर सकता है, क्योंकि तुम में रघुनाथ का खून है। विजय और नीलम जंगल में शांति देवी को ढूंढने जाते हैं। जंगल घना और अंधेरा है और वहां से सिसकारियों की आवाजें आ रही हैं। पेड़ों की डालियां ऐसी लग रही हैं जैसे वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हों। अचानक उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती है, जिसकी साड़ी काली है और चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वह एक डरावनी हंसी हंस रही थी और उसने एक डरावनी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम रघुनाथ के पोते हो। तुम यहां क्यों आए? मेरी बेटी का खून तुम्हारे खानदान के हाथों पर है। विजय ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपने ठीक पहचाना। मैं विजय हूं, रघुनाथ जी का पोता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे परिवार को बचा लीजिए। शांति देवी, माफी? तुम्हारे दादाजी ने मेरी बेटी को मार डाला। मैंने कालदंत को आजाद किया ताकि तुम्हारा परिवार भी वही दर्द महसूस करे जो मैंने किया। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। कालदंत को रोकने के लिए तुम्हें उसकी मांद में जाना होगा। वो प्राचीन कुआं उसकी मांद है, लेकिन वहां जाने वाला कोई जिंदा नहीं लौटता। शांति देवी उन्हें एक काला ताबीज देती है और कहती है, इसे कुएं में डालने से कालदंत कमजोर होगा। कालदंत के नष्ट होते ही मैं भी इस डायन की योनि से मुक्त हो जाऊंगी। दोनों शांति देवी का धन्यवाद कर वह से चले जाते हैं। लेकिन जंगल से बाहर निकलते वक्त नीलम को एक ठंडा हाथ अपनी पीठ पर महसूस होता है। वह पीछे मुड़ती है और उसे एक काली परछाई दिखती है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। नीलम बोली, भैया, वो मेरे पीछे है, भागो। विजय और नीलम भागते हैं, लेकिन परछाई नीलम को पकड़ लेती है। नीलम की चीखें जंगल में गूंजती हैं और वह गायब हो जाती है। विजय अकेला वापस लौटता है, लेकिन उसे लगता है कि नीलम की चीखें अभी भी उसके कानों में गूंज रही हैं। रेखा उसे नीलम के बारे में पूछती है तो वो उसे सब कुछ बता देता है। रेखा ने कहा, क्यों ना हम ये जगह हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चले जाएं? विजय निराश स्वर में कहता है, अब हम कहीं भी नहीं जा सकते। हम चाहे जहां चले जाएं, ये श्राप और ये पिशाच हर जगह हमारे पीछे आ जाएगा। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इस कालदंत को खत्म कर अपने परिवार को बचाएं। उसी रात विजय और रेखा अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। वे किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ते हैं और बाड़े के आंगन में एक हवन करते हैं। लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू होते हैं, घर की सारी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। हवा में एक डरावनी सिसकारी गूंजती है और पिशाच हवेली के अंदर घुस आता है। उसकी सड़ी हुई त्वचा से खून टपक रहा है और उसकी लाल आंखें रिया को घूर रही हैं। पिशाच बोला, शिंदे, तुमने मुझे कैद किया था, अब तुम्हारा खून मेरा है, तुम मुझसे नहीं बच सकते। रेखा डर के मारे चीखती है और मिनी को अपनी गोद में ले लेती है, लेकिन पिशाच अपनी लंबी भुजाओं से मिनी को छीन लेता है। मिनी की चीखें हवेली में गूंजती हैं, मम्मी, पापा, मुझे बचाओ, वो मुझे ले जा रहा है। विजय एक लोहे की रॉड उठाकर पिशाच पर हमला करता है, लेकिन पिशाच की ताकत के सामने वह बेबस हो जाता है। पिशाच मिनी को लेकर घर के बाहर भागता है और उस प्राचीन कुएं की ओर चला जाता है।
कुएं के पास पहुंचते ही पिशाच रुक गया। उसने मिनी को हवा में उठाया जैसे कोई गुड़िया हो। मिनी की चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। कुएं से एक ठंडी हवा निकल रही थी और उसमें से सड़ांध की बदबू आ रही थी। पिशाच ने अपनी लाल आंखें मिनी की ओर घुमाईं और एक भयानक हंसी हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। विजय और रेखा दौड़ते हुए कुएं तक पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिशाच ने मिनी को कुएं में फेंक दिया और उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। विजय कुएं के किनारे पर घुटनों के बल गिर गया और चीखने लगा, मिनी, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें नहीं बचा पाया। रेखा ने अपने बाल नोचते हुए कहा, विजय, ये सब तुम्हारी गलती है, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी कुएं से एक और चीख सुनाई दी। यह मिनी की आवाज थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था। मम्मी, पापा, मुझे बचाओ, वो मुझे खा रहा है। विजय ने कुएं में झांका और उसे मिनी की लाश दिखी। उसके चेहरे पर वही भयानक हंसी थी जो पिशाच की थी। चारों ओर विजय और रेखा के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। मिनी की मौत से रेखा टूट गई। वह रो रोकर पागल होने की कगार पर है। वह बार बार कुएं की ओर भागती है। रेखा बोली, मेरी मिनी, मेरी बेटी, वो मुझे बुला रही है। विजय, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। विजय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेखा किसी ट्रांस में चली जाती है। वह कुएं के पास पहुंचती है और वहां उसे पिशाच दिखता है। पिशाच अपनी लंबी जीभ से रेखा के चेहरे को छूता है और रेखा की चीख निकल जाती है। विजय दौड़कर आता है, लेकिन पिशाच रेखा को कुएं की दीवार पर पटक देता है। रेखा का सिर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रेखा की लाश कुएं के पास पड़ी थी और उसका चेहरा खून से सन गया था। विजय घुटनों पर गिरकर चीखने लगा, नहीं, रेखा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन उसकी चीखों के बीच पिशाच की हंसी गूंज रही थी। पिशाच ने अपनी लाल आंखें विजय की ओर घुमाईं और कहा, अब सिर्फ तुम बचे हो और तुम्हारी बेटी, उसका खून सबसे मीठा होगा। विजय का दिल धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि अब सिर्फ रिया बची है और उसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। तभी उसे हवेली के अंदर से एक और चीख सुनाई दी। यह रिया की आवाज थी। पापा, वो यहां है, वो मेरे कमरे में है। विजय दौड़कर अंदर गया और उसे रिया अपने कमरे में कांपते हुए मिली। कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। रिया मेरा आखिरी शिकार होगी। विजय ने रिया को गले लगाया और कहा, रिया, डर मत, पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन रिया की आंखों में डर साफ दिख रहा था और उसने कहा, आपने मिनी से भी यही कहा था? विजय अपनी बेबसी पर रोने लगा। तभी ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और सब कुछ शांत हो गया। विजय ने रिया की अपनी बाहों में लिया और घर से बाहर निकल गया। विजय गांव में वापस गया और मालती चाची को सारी बात बताकर बोला, चाची, मैं सब कुछ खो चुका हूं। अब मैं रिया को नहीं खोना चाहता, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। मालती चाची उसे बताती है कि पंडित रामदास जिंदा है, लेकिन वह गांव से दूर एक गुफा में छुपा हुआ है। विजय रामदास को ढूंढने जाता है। गुफा में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी दाढ़ी लंबी है और चेहरे पर रूहानी नूर था। वह पंडित रामदास थे। विजय उनके पैरों में पड़ गया और बोला, पंडित जी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। कालदंत ने मेरी पत्नी, बहन और छोटी बेटी को मार दिया। अब सिर्फ मेरी बेटी रिया बची है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। पंडित रामदास ने ध्यान लगाया और बोले, विजय, कालदंत बहुत ताकतवर है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे मारने वाला था। मैंने अपनी जिंदगी गुफा में छुपकर बिताई। मुझ में ना तो अब शक्ति है और ना ही मेरी विद्या उसे मार सकती है। विजय ने गिड़गिड़ाकर कहा, ऐसा मत कहिए पंडित जी, मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की है। मैं उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। मैं बहुत ही उम्मीदों के साथ अपने पास आया हूं। कृपया मुझे निराश मत कीजिए। पंडित रामदास का दिल पसीज गया और वो विजय से बोले, एक तरीका है उस पिशाच को नष्ट करने का, लेकिन उसमें तुम्हारी जान तो जाएगी ही और शायद मैं भी ना बचूं। विजय ने पंडित जी से कहा, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, बस किसी तरह से अपनी रिया को उस शैतान से बचा लूं। पंडित रामदास विजय को एक नया अनुष्ठान बताते हैं, जिसमें पिशाच को कुएं में खींचकर उसे आग में जलाना होगा।
लेकिन इसके लिए विजय को अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। रामदास उसे एक अभिमंत्रित राख देते हैं जो पवित्र मंत्रों से सिद्ध की गई है। रामदास विजय से कहते हैं, इस राख से तुम कालदंत को घायल कर सकते हो, लेकिन सावधान रहना, वो तुम्हारे दिमाग से खेलेगा। वो तुम्हें वो चीजें दिखाएगा जो तुम्हें डराती हैं। मौका पाकर शांति डायन का दिया हुआ ताबीज भी कुएं में डाल देना, जिससे कालदंत कमजोर हो जाए। वाड़ा आज रात और भी डरावना लग रहा था। विजय और रामदास वहां पहुंचकर अनुष्ठान शुरू करते हैं। वे कुएं के पास एक बड़ा हवन जलाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। पिशाच गुस्से में कुएं से बाहर निकलता है और पंडित रामदास को देखकर हंसता है। मेरे दो दुश्मन एक साथ मुझे खत्म करने के लिए साथ आए हैं। पंडित रामदास जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और जब भी पिशाच हवन के पास आता तो विजय उस पर राख फेंक देता और कालदंत दर्द से छटपटाने लगता। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी जब कालदंत सफल नहीं हुआ तो वो अचानक वहां से गायब हो गया। पंडित रामदास बोले, शैतान कोई चाल चलने वाला है, तुम सतर्क रहो। तभी एक तेज हंसी के साथ कालदंत प्रकट हुआ। उसके साथ रिया थी और वो विजय से बोला, अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो फेंक दे इस राख को। विजय ने वो राख दूर फेंक दी। कालदंत रिया को छोड़ पंडित रामदास की ओर बढ़ा और उसकी गर्दन पर पिशाच अपने नाखून मारता है और रामदास की गर्दन से खून का फुव्वारा छूट गया। पंडित रामदास बोले, विजय, अनुष्ठान पूरा हो गया है। जल्दी से ताबीज कुएं में फेंक कर इस पिशाच को हवन की अग्नि से जला दे। गुस्से में कालदंत पंडित रामदास का सिर धड़ से अलग कर देता है। विजय अकेला रह गया। वह रिया को अपनी बाहों में लेता है और पिशाच से लड़ने का फैसला करता है। विजय ने कहा, रिया, तू डर मत, पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रिया डरते हुए बोली, पापा, वो आ रहा है, उसकी आंखें, वो मुझे खा जाएगा। पिशाच विजय पर हमला करता है, लेकिन विजय उसे कुएं की ओर खींचता है। वह हवन की आग से एक मशाल बनाता है और पिशाच को जलाने की कोशिश करता है। शांति देवी के द्वारा दिया हुआ ताबीज कुएं में फेंकने के बाद वो कालदंत को मशाल से आग लगता है। पिशाच चीखता है और जलने लगता है, लेकिन वह विजय को अपने साथ कुएं में खींच लेता है। विजय की चीखें कुएं में गूंजती हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। रिया अकेली रह गई थी। वह कुएं के पास खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चारों ओर तूफान के बाद का सन्नाटा पसरा था, लेकिन तभी उसे एक हल्की सी सिसकारी सुनाई दी। उसने कुएं की ओर देखा और वहां उसे दो लाल आंखें चमकती दिखीं। पिशाच की हंसी फिर से गूंजने लगी। मैं कभी नहीं मर सकता। रिया डर के मारे भागी, लेकिन उसे पता था कि पिशाच हमेशा उसके पीछे रहेगा। वह गांव की ओर भागी, लेकिन रास्ते में उसे मालती चाची मिली। मालती चाची ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अब तू सुरक्षित है, लेकिन कालदंत का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। रिया ने मालती चाची की आंखों में देखा और उसे कुछ अजीब सा लगा। मालती चाची की आंखें लाल चमक रही थीं। रिया डर से चीखी, लेकिन यह उसकी आखिरी चीख थी। इसी के साथ हमारी इस दुखद कहानी का अंत होता है। एक परिवार जो आपदा के बाद नई शुरुआत की तलाश में एक नई जगह पहुंचता है और वहीं पर उनका अंत हो जाता है। कुछ श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा करते हैं और उनका ऐसा दर्दनाक अंत होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। अगर आप अपने साथ हुए कोई भयानक अनुभव को शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपसे इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।